मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के डिजिटल प्लेटफार्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, ऑल एग्ज़ाम टेट अथवा सुपर टेट की यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जो शिक्षा शास्त्र की है, बाल मनोविज्ञान की। मित्रों इस वीडियो में लगभग 500 प्रश्न हैं जो वन लाइनर हैं और आप लोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ज़रूर देखिएगा। और भी आप लोगों को मनोविज्ञान संबंधित और भी जितने सब्जेक्ट हैं सभी से संबंधित आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। आइए देखते हैं शिक्षा शास्त्र को। मित्रों बाल विकास के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे और आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे यह प्रश्न। इनको ज़रूर आप लोग देखिएगा और इसका रिव्यू ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। मित्रों पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया संबंधित है। इसका उत्तर है अधिगम से एवं कौशल अधिगम से। मित्रों इस प्रकार से प्रश्न है, उत्तर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है। मंद अधिगम के लिए आवश्यक है बालक की मानसिक स्वस्थता एवं शारीरिक स्वस्थता। कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की। अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है शारीरिक विकास के कारण। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास। स्वस्थ शरीर में निहित है स्वस्थ मन। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है शारीरिक एवं मानसिक विकास। विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है, यह कौशलों के सीखने में योगदान देता है। अगला है, मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते, इनका मानसिक विकास पूर्ण रूप नहीं होता है। अवधान का संबंध है मानसिक विकास से। स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं होता है। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है तो माना जाएगा मानसिक विकास का अभाव। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं स्मृति, अवधान और चिंतन। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तो मानसिक विकास के आधार पर किया जाता है। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है उच्च मानसिक विकास को। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है मानसिक शक्तियों की। किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है उचित शारीरिक विकास, उचित मानसिक विकास। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को। आगे है मित्रों इसी क्रम में, प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है उच्च। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है मानसिक शक्तियों का विकास। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है शिक्षण अधिगम दोनों पर। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो छात्र होता है प्रतिभाशाली, उच्च मानसिक विकास वाले। संवेगों का संबंध है मूल प्रवृत्ति से, और मूल प्रवृत्ति मित्रों 14 हैं जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। आगे है, अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है संवेगात्मक स्थिरता। भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है संवेगात्मक विकास का। सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है, घृणा से। व्यवहार के सीखने में योगदान होता है संवेगों का। शैशवावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है प्रेम, भय, क्रोध। व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है संवेगात्मक स्थिरता के कारण एवं संवेगात्मक अस्थिरता के कारण। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है संवेगों का स्थायित्व। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है, उसका यह प्रयास माना जाएगा संवेग द्वारा सीखना। जब बालक को भूख लगेगी तो अंदर से संवेग उत्पन्न होता है। जब संवेग उत्पन्न होता है तो बालक अपने आप किसी भी कार्य को करने लग जाता है। आगे है, एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है, आत्म अभिमान का। एक बालक मर्यादित
व्यवहार को सीखता है। इसके मूल उद्देश्य में निहित है चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास का। आगे है मुद्रों के अनुसार चरित्र में समावेश होता है स्थायित्व का एवं सामाजिक निर्णय लेने का। फिर है चारित्रिक विकास के अंतर्गत विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है आत्मानुशासन, मर्यादित व्यवहार व नैतिक व्यवहार के द्वारा। चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर। फिर है चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक एवं विद्यालय से। एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। उसकी यह सीखने की प्रक्रिया है सकारात्मक। आगे है एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है। उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है चारित्रिक विकास की भावना। फिर है अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है नैतिकता, मानवता और कर्तव्य निष्ठा। अगला प्रश्न है हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? तो बालक बाल्यावस्था में सीखता है। बालक विद्यालय में शिक्षक के गुणों को ग्रहण करता है क्योंकि वह शिक्षक को स्वीकार करता है चरित्रवान व्यक्ति के रूप में। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है लगभग 4 वर्ष। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? तो 5 से 6 वर्ष में। अगला प्रश्न है क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है सामाजिक होता है। सामाजिक और असामाजिक दोनों होता है। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है सामाजिक विकास की अवस्था में। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है शैशवावस्था के अंत में। गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है बाल्यावस्था में। सामाजिक भावना से संबंधित कार्यों को बालक सीखने लगता है बाल्यावस्था में। आत्म प्रेम अर्थात स्वयं को आकर्षक बनाने की गतिविधियों को बालक सीखता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण है संवेगों की तीव्रता। सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? तो किशोरावस्था में। सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है वंशानुक्रम का। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है खेल व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न है क्रो एंड क्रो के अनुसार कौन से विकास साथ साथ चलते हैं? तो मित्रों सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। हरलाक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है समूह में। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है संवेगात्मक व मानसिक विकास तथा वंशानुक्रम। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है भाषाई विकास की। भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है परिवार से। भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन है विद्यालय। आगे है शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों को सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का। सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 225 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है? तो 2 वर्ष में। भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है? बालक व बालिका। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालक की सहायता करती है? तो समुदाय एवं घर, विद्यालय एवं परिवार तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। फिर है स्मिथ के अनुसार जन्म के बाद के प्रथम 2 वर्षों में लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होने के कारण भाषाई विकास की क्रिया हो जाती है मंद एवं सामान्य। अगला प्रश्न मित्रों भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है स्वास्थ्य एवं बुद्धि। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है हकलाने से एवं तुतलाने से। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थिति से। सृजनात्मक विकास में निहित होती है बाल कल्पना। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना सूचक है सृजनात्मक विकास का। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है मंद। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है गणितीय आकृतियों का निर्माण। एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है। उसके इस मूल में समाहित है सृजनात्मकता। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है सृजनात्मकता के विकास पर। बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविताओं में निहित होती है सौंदर्य।
अगला है सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल अधिगम से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं, क्योंकि इसमें निहित है सौंदर्य एवं भाव पक्ष। मित्रों, जिसमें सौंदर्य एवं भाव पक्ष होता है उसको बालक तुरंत सीख लेता है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? तो सृजनात्मकता विकास की आवश्यकता होती है। सीखने के नियमों के प्रतिपादक है थार्नडाइक। सीखने के नियम आधारित है प्रयास और त्रुटि विधि पर। जब बालक किसी चीज़ को सीखता है तो उसमें प्रयास करता है और किसी चीज़ को सीखने में उससे त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो सीखने का नियम आधारित है प्रयास और त्रुटि विधि पर। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है मित्रों, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ऐसा किसने कहा है? तो गिलफोर्ड द्वारा कहा गया है। पावलोव कौन था? तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक था। अधिगम के विभिन्न विद्वान व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया को। आगे है पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? तो कुत्ते पर किया है। अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत के जनक हैं कोहलर। इन्होंने वनमानुष के ऊपर अपना प्रयोग किया था। फिर है अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? तो सद्विचार, सद्व्यवहार का। फिर है जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं वह है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है सुप्त अधिगम। निम्न में से अधिगम की विधियां हैं अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि। शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। फिर सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। फिर सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया? तो चिंपैंजी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता और शारीरिक सीमा। लक्ष्य प्राप्ति में सोच का महत्व माना है ड्रीवर ने। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है रास का। सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर। फिर सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा के अनुसार। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से। बंडूरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है? जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। फिर अधिगम की प्रक्रिया के किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता? तो मित्रों अयोग्य प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, प्रतिरूपों के तादात्मीकरण के सिद्धांत। राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत हैं। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह प्रक्रिया बंडूरा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्षा से इसलिए नहीं भागता है कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। उसका यह अनुकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दंड का सिद्धांत पर। फिर है बंडूरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या है 2। बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया बालकों पर। बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था फिल्म। बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे 3। फिर बंडूरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया है? तो पुरस्कार एवं दंड को। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता है? तो दंडित व्यवहार का। फिर बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? तो पुरस्कृत व्यवहार का। अगला प्रश्न, तादात्मीकरण का आशय है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना।
फिर है छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है तादात्मीकरण द्वारा। तादात्मीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य है प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना। अगला प्रश्न है एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंडूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तो तादात्मीकरण के सिद्धांत का। फिर है अधिगमकर्ता किस प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? तो सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार पर। विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है दंड के आधार पर। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण माना जाएगा ईर्ष्या के आधार पर। फिर एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा आदतों की समानता पर। अगला प्रश्न देखें तो मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणामस्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की। क्यों? जब मोहन अपने बड़े भाई को देखता है तो उसको प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का कि अरे वह तो दूसरे की सहायता कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो मोहन भी सहयोग करने लगता है। तो यह प्रभावशीलता का सिद्धांत है मित्रों। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। आगे है सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है तो स्थायी अधिगम। सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है आयु परिपक्वता। फिर सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है शिक्षित समाज में। जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मानुशासन से संबंधित होंगे वह उत्तम एवं तीव्र होंगे। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास एवं अनुपयोगी परंपराएं। फिर है अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है शिक्षा से। किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है मंद। अगला प्रश्न मित्रों, लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु। फिर है सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्तम होता है? तो अधिगमकर्ता के अनुरूप। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम हैं वह है बहुप्रतिक्रिया नियम। फिर निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं वह है असमान अंशों का सिद्धांत। अगला है निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है अमीर वर्ग। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में से एक सी होती हैं, यह कथन है भाटिया का। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर अब मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। अगला प्रश्न देखें तो मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। उपर्युक्त परिभाषा दी है स्किनर ने। आगे थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है सादृशीकरण का नियम। मित्रों थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। आगे है अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। फिर है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो स्किनर की। अगला प्रश्न, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। फिर है जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। फिर है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आगे सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है
अधिगम, अधिगम स्थानांतरण या परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने दी है। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से, सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है थॉर्नडाइक का। फिर सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन है मर्सेल का। सीखने के बिना संभव नहीं है वृद्धि एवं व अभिवृद्धि। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, सरल से कठिन। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है सम्मेलन व विचार गोष्ठी से। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सीखने के प्रकार हैं ज्ञानात्मक, गामक, संवेदनात्मक, अधिगम। फिर है हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक सीखना। अगला प्रश्न है तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। जब हम किसी कार्य में तत्पर हो जाते हैं तो उस कार्य को तत्काल कर लेते हैं, तो वही तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, कब? शीघ्रता से। फिर सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोविज्ञान वातावरण। संवेग में प्रवृत्ति होती है स्थिरता की। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग बालक सभी। स्किनर ने कितने प्रकार के पुनर्बलन का उपयोग किया है? 4 प्रकार के। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा एवं परिपक्वता। आगे देखें तो इसी क्रम में अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो। फिर है संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है, यह कथन है मैलोन का। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम एवं नियमित दिनचर्या। अगला प्रश्न है जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देशन विधि। आगे है बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो स्टर्न को। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण का। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह है 14 वर्ष। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 माह में सामान्य बुद्धि बालक बोलना सीख जाते हैं। आगे है निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। व्याख्यान विधि। फिर है शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। बाह्य रूप से 2 व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है सामूहिक शिक्षण विधि पद्धति। मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मित्रों 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है एक छात्र द्वारा गणित के सूत्र x² + y² + 2xy की गणितीय अवधारणा का प्रयोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न को हल करने में किया जाता है। उसका यह कार्य माना जाएगा अधिगम स्थानांतरण। एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है तो उसको जो है अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। फिर है अधिगम स्थानांतरण से बचत होती है समय एवं श्रम की। बार बार नया चीज़ नहीं सीखना पड़ेगा, तो जो हमने पहले सीख रखा है उसी चीज़ को हम दूसरी जगह अगर उपयोग कर देते हैं तो इससे समय एवं श्रम की बचत होती है, मेहनत नहीं लगती है। फिर है अधिगम स्थानांतरण की आवश्यक शर्त है तो स्थायी अधिगम, स्थिति का चयन, प्रभाव, ये सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित है? उत्तर है उचित प्रतिचारों का चुनाव, प्रक्रिया की प्रभावशीलता और रुचि।
एक बालक गणित सीखने में रुचि नहीं रखता, इसलिए वह गणित में कमज़ोर है। यह कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है? तो मित्रों, मनोवैज्ञानिक कारक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक शारीरिक कारक से संबंधित है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो विकलांगता, दृष्टि दोष एवं श्रवण दोष, यह शारीरिक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे देखें तो 3 वर्ष का बालक साइकिल चलाना नहीं सीख पाता, इसका प्रमुख कारण होगा आयु एवं परिपक्वता का अभाव। तो बालक छोटा होता है और फिर परिपक्व भी नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से संबंधित है? शिक्षित समाज, सामाजिक प्रशंसा और सामाजिक नियमों का प्रभाव। फिर है, एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को ना जानना और अभिभावक का अशिक्षित होना। ये तीनों कारक मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे बालक कक्षा में तो आ जाता है अथवा नहीं भी आता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसके माता पिता, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसा है कि जो माता पिता होते हैं वो बालक को अपने घर के काम में अथवा खेती किसानी के काम में लगा देते हैं। तो इसके लिए तीनों कारण प्रमुख हैं। एक बालक विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सरलता सीख जाता है, जबकि उसको कक्षा में सीखने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण है सांस्कृतिक परंपराओं में प्रेम होना, सभ्यता एवं संस्कृति से लगाव। आगे देखें तो जलवायु एवं स्थान के आधार पर अधिगम को प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है पर्यावरणीय कारकों में। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। यह कथन है गुड का। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे वाटसन। संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है विलियम वुंट का। वुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की? तो मित्रों, सन 1875 में। फिर मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? आप सभी लोग जानते हैं 14 से 16 वर्ष की उम्र में बालक की बुद्धि अधिकतम विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन है किलपैट्रिक का। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है बालक साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। आगे है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तर्क। जो बालक प्रतिभाशाली होगा उसमें ये सभी चीज़ें पाई जाएंगी: तर्क, स्मृति, कल्पना, सोचेगा आदि मानसिक तत्वों का विकास। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। फिर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल प्रतिभाशाली, पिछड़े, समस्यात्मक, ये सभी बालक आते हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? तो विकलांग श्रेणी में। जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, इनको दिव्यांग श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन है टर्मन एवं ओडम का। आगे इसी क्रम में देखें तो पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन है बर्ट का। फिर टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 140 से अधिक होती है। आगे है, जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यह कथन है जॉन डीवी का। आगे चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक है समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन है बर्ट का। फिर जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न देखें तो एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है उसको हम विकलांग कह सकते हैं। यह कथन है क्रो
एंड क्रो का। फिर है प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन है बीटी का। अगला प्रश्न देखें तो एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी 125। फिर है अधिगम के प्रकार हैं, तो गामक अधिगम। आगे देखें तो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह है करके सीखना, जिसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। आगे हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। फिर है जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। कैसा सीखना कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। आगे देखें तो तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसी क्रम में आगे है मंदबुद्धि बालकों में अधिगम स्थानांतरण मंद गति से होने का कारण माना जाता है बुद्धिलब्धि एवं स्मृति का अभाव। फिर है अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए पृथक रूप से, मतलब अलग प्रकार से। फिर है शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए छात्रों के पूर्व ज्ञान को एवं छात्रों के पूर्व अनुभवों को। आगे देखें तो ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय है भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना। फिर है व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है सहयोग। इसी क्रम में आगे है मित्रों अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए एवं समस्यात्मक। अगला प्रश्न है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। फिर है समंजन की प्रक्रिया है गतिशीलता। अगला प्रश्न है अधिगम का मुख्य नियम है तत्परता। मित्रों सीखने का स्थानांतरण जब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना तथा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। यह कथन है डीच का। आगे है स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है स्थायी अधिगम। अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए सही स्थिति चयन की। फिर है स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। यह उदाहरण है धनात्मक स्थानांतरण का। फिर है एक छात्र हिंदी के 6 के अंक को अंग्रेजी के 6 के अंक के मध्य में भ्रमित हो जाता है। हिंदी का 6 मित्रों अलग प्रकार से बनता है और इंग्लिश का 6 अलग प्रकार से बनता है। इन दोनों के बीच में भ्रमित हो जाता है तथा गणित विषय में अपने जोड़ एवं घटाव गलत कर देता है। यहाँ किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ऋणात्मक स्थानांतरण है। क्यों? क्योंकि उसको हिंदी की संख्याओं का ज्ञान नहीं है। तो जो इंग्लिश मीडियम का छात्र होगा वह हिंदी की संख्याओं का ज्ञान कैसे रखेगा? तो जब गणित का टीचर जो है हिंदी का 6 लिख करके दे देगा इंग्लिश की जगह, तो बालक इसको समझ नहीं पाएगा और वहाँ पे बार बार गलती करेगा। तो इस स्थानांतरण को ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। आगे पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम प्रक्रिया में सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता तब माना जाता है शून्य स्थानांतरण। आगे सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं प्राप्त विचार, अनुभव और निपुणता। इसी क्रम में आगे देखें तो निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। आगे स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता हैं थार्नडाइक। फिर है स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रणेता हैं C.H. जटनी। फिर है आदर्श एवं मूल्यों को अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व प्रदान किया? तो W.C. बागले ने। अगला है शिक्षक द्वारा बालक को बताया जाता है कि गणित के ज्ञान में विज्ञान के ज्ञान को किस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो इस क्रिया को माना जाएगा स्थानांतरण का परीक्षण। फिर सफल स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए विद्यालय में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए स्थानांतरण की प्रक्रिया का। आगे है सफल स्थानांतरण के लिए छात्रों को मिलना चाहिए उचित प्रशिक्षण। इसी क्रम में आगे है स्थानांतरण की श्रेष्ठता के लिए छात्रों के लिए आवश्यक है सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान। मित्रों इसी क्रम में आगे देखें तो
स्थानांतरण प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है समरूप तत्वों का चयन। फिर है विज्ञान विषय में अधिगम में स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में बालक द्वारा सर्वाधिक किस विषय के ज्ञान का प्रयोग संभव है? गणित का। पर्यावरणीय अध्ययन में सामान्य रूप से अधिगम स्थानांतरण हेतु किन विषयों का प्रयोग संभव है? तो विज्ञान एवं समाजशास्त्र, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र का। आगे है अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया सर्वाधिक संपन्न होती है प्रतिभाशाली बालकों में। फिर है स्थानांतरण की प्रक्रिया की आधुनिक विचारधारा से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं थार्नडाइक एवं बागले। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। तो अधिगम स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है? सीखने की उपयुक्त विधि। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों के बाल विकास की प्रश्न सीरीज जो वन लाइनर प्रश्न के रूप में है पूरी हुई। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजिएगा। मित्रों, यह वीडियो आप लोगों के लिए सभी स्टेटों के जितने भी टेट होते हैं, टेट, सुपर टेट, विशेष तौर से रीट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।